राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बबनौली गढ़वार बलिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों का डीएड स्पेशल एजुकेशन का पेपर नंबर 4 उसके विषय में चर्चा करता हूं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो वह टॉपिक आपका है कल्पना एवं शिक्षा। तो ये कल्पना एवं शिक्षा, यही इसी पर हम लोगों चर्चा करेंगे और जितनी चीजें मैं बताऊंगा इसी में से मैंने कुछ प्रश्न भी तैयार किया है, जो कि यह चर्चा के बाद उस प्रश्न को भी आपको स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और आप भी अपने दिमाग से सोचिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो सारा उत्तर मिल जाएगा, और नहीं भी होगा तो उत्तर भी मैं बता दूंगा। और अंत में जो है कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपके डीएड के एग्जाम में आते हैं, वो चीज़ों को भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो कल्पना एवं शिक्षा को समझने के लिए सबसे पहले हम समझें कल्पना। तो शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल्पना के माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य की पूरी पृष्ठभूमि की संरचना करता है। कल्पना या उपकल्पना अध्यापक के लिए एक संबल का कार्य करती है। शिक्षण प्रक्रिया से सर्वथा अज्ञात अध्यापक कल्पना के आवय से शिक्षण को सफलता प्रदान करता है। कल्पना को किसी भी तरह सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रत्ययों के ज्ञान की सीढ़ियों में चढ़कर कल्पना लोक में भ्रमण कर शिक्षक को कलापूर्ण बता देती है। कल्पना के विषय में मैकडूगल ने बताया कि कल्पना दूरस्य वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन है। वुडवर्थ ने बताया कि कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है। जब व्यक्ति की भूतकालीन यथार्थ तत्वों का स्मरण करता है एवं फिर इन तथ्यों को नवीन प्रतिमान में पुनः व्यवस्थित करता है तो यह कल्पना प्रदर्शित करती है। श्री पीडी पाठक ने बताया कि कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अनुभवों के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उसमें ये है, पहला कि कल्पना एक मानसिक व्यापार है, दूसरा कल्पना का आधार अनुभव है, और तीसरी बात है कल्पना अनुभव के आधार पर नवीन वस्तु की संरचना। जैसे जो हमको अनुभव मिलता है, अनुभव के आधार पर हम कल्पना करते हैं और उसी कल्पना के पश्चात उसका मूर्त रूप देते हैं। जैसे हम लोगों ने रामायण काल में ये बात सुना था, पढ़ी भी है, रामचरितमानस में मिलता भी है कि रावण के पास पुष्पक विमान था और वह पुष्पक विमान जो है वायु की गति से आकाश में उड़ता था और उससे यात्रा होती थी। उसमें चूंकि जैसा रामायण में मिलता है कि उसमें कोई डीजल पेट्रोल नहीं लगता था, यह भी था उसमें कि कितना भी व्यक्ति बैठे तो एक सीट खाली रहती है, ऐसी परिकल्पना है उसमें, ऐसी बातें बताई गई। तो यह किताब को पढ़ करके यह अनुभव मिला। अब उस अनुभव के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने आज जो है सोचा है, चूंकि पुष्पक विमान तो ये सारी चीज खत्म, कहीं पुष्पक विमान नहीं है, लेकिन वह सुनने के बाद उस अनुभव के आधार पर कल्पना की है वैज्ञानिकों ने कि हम भी कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो आकाश मार्ग में उड़ सकती है। तो
यह कल्पना करके हमारे वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर बना दिया। आज हम जहाज से उड़ लेते हैं, बेशक उसमें डीजल पेट्रोल लगता है, पुष्पक विमान के तर्ज पर नहीं बना पाए। पुष्पक विमान तो नहीं बना पाए कि कितना भी व्यक्ति बैठेगा तो एक सीट खाली रहेगा, उसमें बिना डीजल पेट्रोल का चलता था। तो हमने कल्पना किया और कल्पना करके उस चीज का मूर्त रूप दिया। तो जब हमको अनुभव आता है तो हम कल्पना करते हैं और कल्पना के आधार पर उस कार्य को करते हैं, उसके आधार पर उसको जो है मूर्त रूप देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जैसे ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टीम इंजन का कि भाप का इंजन, उन्होंने केतली के पास बैठ करके देखा कि जब गर्म हो रहा है तो उसका ढक्कन उठ रहा है, फिर उसमें से जब गर्मी ठंडा हो रही तो ढक्कन गिर रहा है। तो इस तरह की बातों को देखने के बाद उसने यह अनुभव के आधार पर कल्पना किया और कल्पना करने के बाद भाप का इंजन बनाया जिससे ट्रेन चलती थी। आज तो बिजली, आज उसी अनुभव के आधार पर, वो कल्पना करने के आधार पर आज जो है हम अपना रेलगाड़ी बिजली से चलाते हैं। तो कल्पना के आधार मान करके हम शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकते हैं। अब इस कल्पना का वर्गीकरण, तो कल्पना का वर्गीकरण डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी के ग्रंथ शैक्षिक के अनुसार उन्होंने कल्पना को बताया पुनर्उत्पादक और उत्पादक। ये पुनर्उत्पादक को एक रचनात्मक और दूसरा सृजनात्मक। तो कल्पना का पहला वर्गीकरण में आता है पुनर्उत्पादक कल्पना। इस कल्पना को स्मृति कल्पना भी कहा जाता है। इसमें प्राचीन अनुभवों, प्रतिमाओं को उपस्थित किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया पुष्पक विमान का कि ये क्या है, प्राचीन अनुभव है, और उस प्राचीन अनुभव के आधार पर हमने हेलीकॉप्टर का आविष्कार कर लिया, मूर्त रूप दिया। तो ये जो है क्या है, पुनर्उत्पादक कल्पना, और दूसरा है उत्पादक कल्पना। तो इस उत्पादक कल्पना में पूर्व या प्राचीन अनुभवों को आधार मानकर उनमें नवीनता पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसे उत्पादक कल्पना कहते हैं। पुनरुत्पादक यानी अनुभव के आधार पर, जैसे पुष्पक विमान के आधार पर हमने विमान बना दिया, तो ये क्या हुआ, पुनरुत्पादक हुआ। और उत्पादक क्या हुआ कि उसके आधार पर जो है हमने नवीनता पूर्वक प्रयोग किया। और नवीनता क्या ले आया कि उसमें डीजल और पेट्रोल लगा करके उसको हवा में उड़ा दिया। तो ये क्या हमारा है, उत्पादक कल्पना। कल्पना दो प्रकार की, एक पुनरुत्पादक और एक उत्पादक। उत्पादक कल्पना जो है दो प्रकार की ये भी है। एक जो है रचनात्मक कल्पना। तो रचनात्मक कल्पना में रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया जाता है। इसमें भौतिक वातावरण की प्राथमिकता दी जाती है, जैसे भवन, सेतु आदि का निर्माण। जैसे घर हम बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो हमारे मन में कल्पना आता है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। तो उस घर में एक हम कल्पना बनाते हैं कि ये जो है यहाँ सीढ़ी रहेगी, यहाँ पूजा घर रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, ये बेडरूम रहेगा। तो ये दिमाग में क्या होती है, पहले कल्पना होती है। तो ये कल्पना का जो है रचनात्मक कार्यों में महत्व दिया जाता है। तो ये जो रचनात्मक कार्य होते हैं, भवन है, पुल है, इसका निर्माण जो है तो उसमें कार्य करती है रचनात्मक कल्पना। ये रचनात्मक कल्पना है। दूसरा जो है सृजनात्मक कल्पना। तो सृजनात्मक कल्पना में इसका संबंध मानसिक या बौद्धिकता से होता है, यह साहित्यिकता से संबंधित है, जैसे कविता, नाटक इत्यादि की संरचना। तो यह है सृजनात्मक कल्पना।
जैसे हमने किसी चीज का कल्पना किया, जैसे प्राचीन कवियों ने लिखा कि जैसे श्री कृष्ण के रूप को देख लिया और देखने के बाद उस अनुभव के आधार पर कल्पना किया और कल्पना करके उसको गीत के माध्यम से या नाटक के माध्यम से पिरो देना, ये क्या है? सृजनात्मक। जैसे इनके बाल घुघराले थे, आंखें बड़ी थी, हाथ में बांसुरी थी, तो ये क्या है? ये कल्पना में ये अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर कल्पना, और कल्पना करके सेम वैसी ही आकृति को उकेर देना, ये क्या है? सृजनात्मक कल्पना है। और उसके बाद ड्रेवर का वर्गीकरण ये था कि मानसिक प्रत्यक्ष कल्पना, इसमें भी वही बात है, पुनरुत्पादक और उत्पादक, और इसमें है उत्पादक में आदानात्मक सृजनात्मक, फिर कार्य साधक सौंदर्यात्मक, विचारात्मक, कलात्मक, क्रियात्मक, मंत्रक, ये सारी चीजें है। तो आदानात्मक कल्पना में ये एक इस प्रकार की कल्पना है जिसके माध्यम से हम किसी के विचारों को स्वीकार कर उसे मान्यता देते हैं। बालकों को तिरुपति बालाजी देवस्थान का देवस्थान समझाने के लिए मंदिरों आदि का वर्णन करते हुए कल्पना माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। ठीक इसी प्रकार अन्य संदर्भों में भी ऐसा किया जाए तो उसको क्या किया जाएगा? आदनात्मक कल्पना। जैसे अभी अभी महाकुंभ लगा हुआ है और इस महाकुंभ में जो स्नान करने गए हैं वो तो सारी चीजें देख रहे हैं, तो वहां से आने के बाद बताते हैं कि यहां पर इस तरह की व्यवस्था थी, यहां पर इस तरह की व्यवस्था थी। और जो व्यक्ति वहां गया ही नहीं है और उसको सुन करके कल्पना करके और कल्पना के माध्यम से उत्साह की बातों को वर्णन कर दे, तो वो क्या है? आदनात्मक कल्पना है। कि हम सुन करके जान करके, जैसे किसी मंदिर के विषय में समझाना है तो जो सामने मंदिर दिखेगा उसी को दिखाएंगे, उसी मंदिर के आधार पर उस मंदिर को समझा देंगे। यहां हम स्नान की बात समझाएंगे तो स्नान स्थल कोई दिखाएंगे और उसी के आधार पर उस स्नान स्थल से जोड़ देंगे। अगला है सृजनात्मक कल्पना। तो साहित्यिक प्रतिभा को इसके अंतर्गत माना जाता है। जैसे कार्य साधक कल्पना, यह कल्पना किसी भी कार्य की साधिका मानी जाती है। इसमें भौतिक तत्वों को मान्यता दी जाती है और इसके दो भाग है, एक तो विचारात्मक कल्पना और दूसरा क्रियात्मक कल्पना। विचारात्मक कल्पना में यह आदर्शवादी कल्पना है और इसमें सद्विचार, व्यवहार, आदर्श को महत्व दिया जाता है। क्रियात्मक कल्पना में, इस कल्पना में क्रिया की मान्यता दी जाती है। इसे प्रयोगात्मक कल्पना भी कहा जा सकता है। अब जो है कल्पना एवं दिवा स्वप्न। कल्पना क्या है? दिवा स्वप्न है। जैसे कल्पना जो भी हम करते हैं वह क्या है? दिवा स्वप्न, माने दिन में ही हम क्या कर रहे हैं? स्वप्न देख रहे हैं, वही कल्पना। जैसे एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि एक भिखारी था और वो जो है गांव में भिक्षा मांगता था और भिक्षा मांग मांग करके अपना जीवन अर्जन करता था और उसी में से बचता था। तो उसने जो है एक डलिया है, या इसको जिसको हम लोग मिट्टी का एक बर्तन होता है, कूड़ा नाम देते हैं उसको हम लोग, उसी में पहले अनाज रखा जाता था या जो भी चीजें होती थी रखा जाता था। तो भिखारी जो है उसमें अनाज को इकट्ठा कर रहा था
और अपनी जो मड़ई थी उसी में उसको टांग दिया था, उसी में ला करके रखता था, भरता था। तो जब उसमें ज्यादा अनाज हो गया तो उसको दीवा स्वप्न कल्पना हुआ। कल्पना मन में क्या आया कि हमको राजकुमारी से शादी करना है। अब राजकुमारी शादी कैसे, आप बताओ, कोई राजकुमारी है किसी भिखारी से शादी क्यों करेगी? तो वो देखिए वो कल्पना कर रहा है कि मैं इसमें जो अनाज है इस अनाज को बेचूंगा, बेचने के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा तो मैं उससे बकरी खरीदूंगा, तो बकरी खरीदूंगा, वो 10 बच्चे 5 बच्चे उसके होंगे, उसको मैं बेचूंगा और उस पैसे से भैंस खरीदूंगा, फिर भैंस के दूध बेचूंगा, भैंस के बाछा बच्ची, भैंस के जो है ये पाड़ा पड़िया जो होंगे उसको बेचूंगा और उससे पैसा इकट्ठा करूंगा। और ऐसे इकट्ठा करते करते जब ज्यादा पैसा होगा तो मैं एक हाथी खरीदूंगा और जब हाथी खरीद लूंगा तो मैं भी राजा बन जाऊंगा और राजा बनूंगा तब कोई राजा आकर के अपनी लड़की से मेरी शादी कर देगा और हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे बच्चे होंगे। बच्चे होने के बाद से मैं उसको स्कूल भेजूंगा, स्कूल में जब वो पढ़ने नहीं जाएगा तो मैं उसे इसी तरह से पैर से मारूंगा, तब तक खड़िया उसकी फूट जाती है और टोटल उसमें का अनाज गिर करके तितर बितर हो जाता है और उसके बाद उसको नींद खुलती है तो कहता है कि भाई मैं स्वप्न में पड़ गया था। लेकिन कहाँ था वो? भ्रमण कर रहा था कल्पना लोक में। तो कल्पना क्या है? दिवा स्वप्न है। कल्पना लोक में उड़ता हुआ आदमी कहाँ खो जाता है, क्या कर जाता है, कुछ समझ नहीं पाता है। कल्पना के माध्यम से कठिन कार्य भी सरल कर जाता है। कई बार तो कल्पना के जाल में ऐसा फंस जाता है, मन मस्तिष्क विचार में ज्वार भाटा सा आ जाता है, फिर भी कल्पना मात्र कल्पना है यह मानकर स्थिर हो जाता है। यह डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी ने बताया। ऐसे जैसा कि मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से इस बात को रखने का प्रयास किया। अब जो है कल्पना एवं शिक्षा, इन दोनों का महत्व क्या है? तो कल्पना ज्ञान अर्जन के लिए उपयोगी है। कल्पना के माध्यम से अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। अन्वेषण, शोध, आविष्कारों में कल्पना का महत्व है। कल्पना बालक के मस्तिष्क का विकास करती है। कल्पना के माध्यम से कलात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। कल्पना अध्यापन प्रक्रिया में अध्यापक का सहयोग देती है। कल्पना के माध्यम से मानव सामंजस्य कर भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। कल्पना के माध्यम से अभीष्ट इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। कल्पना के माध्यम से बालक में आत्मसंतुष्टि होती है। कल्पना बालक के मूल प्रवृत्तियों में संशोधन करके उनको विकसित करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना का अपना योगदान है। कल्पना के माध्यम से अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया को समुचित रूप से व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है तथा वो यह विषय का यथार्थ ज्ञान करा सकने में समर्थ होता है। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना का अपना अस्तित्व है। कल्पना के माध्यम से काल्पनिक वस्तुओं के काया प्रदान करती है। तो यह सारी चीजें आपको हमने रखने का प्रयास किया और कल्पना के विषय में कि कल्पना कैसे कैसे दिमाग में आती है और उसके आधार पर क्या, तो कल्पना में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन उस कल्पना को सकारात्मक रूप ले लिया जाए, उस पर कुछ आप प्रैक्टिकल शुरू करें तो जरूर कुछ होगा। लेकिन कल्पना को करने के बाद और बाद में कहे कि ये तो झूठे सोच रहे थे, तो झूठे दिमाग में आ गया था, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कल्पना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कल्पना जो है आपको सारे लोक का भ्रमण करा देगी, सब कुछ दिखा देगी, सारी स्थितियां सामने आएगी, लेकिन करना आपको है।
तो कल्पना के विषय में यही चीजें को बताने के पश्चात अब जो है आपके स्क्रीन पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका हम लोगों ने अभी चर्चा किया था। और उसमें सबसे पहला है कि मैकडूगल के अनुसार कल्पना क्या है। तो क्या है, उन्होंने बताया कि दृश्य वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन है, यानी विकल्प सी ये सही है। दूसरा प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार कल्पना क्या है। तो कल्पना जो है मानसिक हस्त व्यापार है, वुडवर्थ ने यही बताया। अभी आपको हमने श्री पीडी पाठक को बताया था, मैकडूगल ने क्या कहा था, वुडवर्थ ने क्या कहा था, इस परिभाषा को शुरू में ही बताया था। तो उन्होंने यही बताया कि ये मानसिक हस्त व्यापार है वुडवर्थ ने। तो विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना का आधार क्या होता है। तो कल्पना का आधार क्या है, अनुभव, यानी विकल्प बी सही। चौथा प्रश्न है कि कल्पना क्या है। तो कल्पना क्या है, ये मानसिक व्यापार है, यानी विकल्प ए सही है। पांचवा प्रश्न है कि श्री पीडी पाठक के अनुसार कल्पना क्या है। तो उन्होंने यही बताया कि एक चेतन एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है। श्री पीडी पाठक ने कल्पना के विषय में यही बताया, जैसे कल्पना का अर्थ वही बताया कि एक चेतन एवं आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है, यानी विकल्प ए सही। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पना का एक गुण नहीं है। तो देखिए, मानसिक व्यापार ये कल्पना ही है। अनुभवों पर आधारित, ये भी अनुभव पर आधारित ही कल्पना होती है। संवेगों का स्रोत, यानी कल्पना किसी संवेग का स्रोत नहीं है, यानी विकल्प सी सही है। अगला है, कल्पना की परिभाषा में किसका समावेश नहीं होता है। तो कल्पना की परिभाषा में भौतिक क्रियाएं, इसका कहीं समावेश नहीं है, यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कल्पना किनके विकास में सहायक होती है। तो कल्पना जो है मानसिक एवं बौद्धिक विकास में सहायक होती है, यानी विकल्प बी सही है। अगला है, कल्पना को किस प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो गणना, यानी बी ये सही है, गणना से कल्पना को नहीं जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कल्पना हमें क्या प्रदान करती है। तो कल्पना हमें स्वतंत्र सोच प्रदान करती है, कि हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी सोच सकते हैं, यही कल्पना प्रदान करती है। तो हमारा विकल्प बी सही है। अगला है कि मैकडूगल के अनुसार कल्पना के कितने प्रकार होते हैं। तो इन्होंने 2 प्रकार की ही कल्पना बताया, आगे चल करके उनके कई भाग हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही है, यानी विकल्प बी सही। अगला जो है, पुनर्उत्पादक कल्पना को किस नाम से जाना जाता है। तो रिप्रोडक्टिव इमेजेशन इसी नाम से जाना जाता है, यानी विकल्प बी सही है, उसका इंग्लिश में ये नाम है। पुनरुत्पादक कल्पना का कार्य क्या है। तो पुनरुत्पादक कल्पना क्या है, पुराने अनुभवों को दोहराना, यही पुनरुत्पादक कल्पना है, यानी विकल्प ए सही है। अगला है, उत्पादक कल्पना को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पादक कल्पना को भी 2 भागों में बांटा गया है, तो विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक कल्पना का प्रकार नहीं है। तो जैसे रचनात्मक कल्पना, सौंदर्यपरक कल्पना, वैज्ञानिक कल्पना,
पुनरुत्पादक कल्पना, ये तो खुद ही एक भाग है, पुनरुत्पादक और उत्पादक, ठीक है। तो पुनरुत्पादक कल्पना नहीं है, यानी विकल्प बी सही है। अगला है उत्पादक कल्पना का कार्य क्या होता है, तो इसमें नवीन वस्तुओं का सृजन करना, यही उत्पादक कल्पना का कार्य है। अगला है सृजनात्मक कल्पना मुख्य रूप से किनसे संबंधित है, तो ये कला और साहित्य से, यानी विकल्प ए सही है। अगला है ड्रेवर के अनुसार कल्पना का कौन सा प्रकार नहीं होता है, यानी गणनात्मक कल्पना, कल्पना में कोई गणनात्मक कल्पना नहीं है, यानी यही नहीं होता है ड्रेवर के अनुसार कल्पना में, यानी विकल्प सी सही है। मन तरंग कल्पना किससे संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है, यानी विकल्प ए सही है। कल्पना का वर्गीकरण किस पर आधारित होता है, तो कल्पना का वर्गीकरण मानसिक संरचना पर आधारित होता है, यानी विकल्प सी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में कल्पना का क्या महत्व है, तो ज्ञानवर्धन करना। भाई कल्पना जो है, कल्पना से ही ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि कल्पना में जब घूमेंगे तो उसमें बहुत सौ विचार आएंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में वही है कि उन्हीं विचार से आपका ज्ञान बढ़ेगा, यानी विकल्प बी सही है। अगला है कल्पना शिक्षण प्रक्रिया में किसकी सहायता करती है, तो ये कल्पना जो है छात्रों को भी और शिक्षक को दोनों की सहायता करती है, यानी विकल्प सी सही है। अगला है कल्पना के माध्यम से क्या संभव है, तो कल्पना के माध्यम से नई खोज संभव। भाई नई चीजों को ही खोज कर सकते हैं पुराने अनुभव के आधार पर, तो ये विकल्प ए सही है। अगला है कल्पना क्या विकसित करती है, तो कल्पना जो है रचनात्मकता विकसित करती है, यानी विकल्प बी सही है। अगला है कल्पना के बिना शिक्षा कैसी होगी, तो कल्पना अगर नहीं है तो आपकी शिक्षा जो है रूखी और नीरस होगी, यानी विकल्प बी सही है। अगला है शिक्षा में कल्पना का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी विकल्प बी सही। अगला है शिक्षा में कल्पना किस आयु वर्ग के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो कल्पना जो है इसके लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है, ये सभी के लिए है, किसी भी आयु वर्ग का है, यानी सभी आयु वर्ग के लिए है, यानी विकल्प बी सही है। अगला है शिक्षक के लिए कल्पना का क्या महत्व है, तो शिक्षक के लिए कल्पना का महत्व यह है कि शिक्षण को प्रभावी और आकर्षक बनाना, यानी विकल्प ए सही है। अगला है कल्पना के बिना शिक्षा कैसी होगी, तो कल्पना के बिना शिक्षा जो है केवल रटने पर आधारित होगी, यानी विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कल्पना का शिक्षा के किस क्षेत्र में अधिक महत्व है, विज्ञान है, कला है, साहित्य है, और अगला विकल्प दिया है सभी क्षेत्रों में, तो कल्पना तो विज्ञान में भी जरूरत है, कला में भी है, साहित्य में, यानी सभी क्षेत्रों में विकल्प डी सही। तो इस तरह से हमने कल्पना और शिक्षा के विषय में चर्चा किया। इस पर जो है कुछ प्रश्नों को भी रखने का हम लोगों ने प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई चीजें आपको समझ में न आई हो या कोई कहीं पर कोई असुविधा आपको महसूस हो रही हो, तो भाई क्लास में आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो के माध्यम से कोई देख रहा हो
तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेजेंगे तो उसका उत्तर भी मैं देने का प्रयास करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह विषय यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।